मिडिल ईस्ट में कोई डोमिनेटिंग पावर चाहिए, वो है इंडिया। भारत के हवाले से एक नया क्वाड पैदा हो गया। हर हफ्ते हर महीने एक क्वाड पैदा हो जाता है इस दुनिया में। तो एक क्वाड, हाँ, एक क्वाड नया पैदा हो गया, और वो पैदा हो गया जनाब इसराइल के अंदर। और वो जो क्वाड है वो I2U2, ठीक है ना, पे एक क्वाड बना हुआ है, एक ऑक्सस बना हुआ है, एक वो जो है वो मतलब एक नया I2U2। इंडिया हैज रिप्लेस्ड यूके एंड फ्रांस हैज बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन मिडिल ईस्ट, और इसको मानने वाला कोई और नहीं बल्कि यूएई है। हमारे ऊपर तो लाजमी है कि हम हिंदुस्तान को यानी भारत को हम परमानेंट मेंबर तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी जो रीजनल डोमिनेशन है उसकी यानी एक अप्रूवल हो जाएगी। तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, तो उसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए। अरे इंडिया मिडिल ईस्ट में कैसे पहुंच गया, ये हो क्या रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, जरा हमें बताएं। दिल्ली में बैठ के आपको क्या नजर आ रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, अब देखिए आपका तकल्लुफ ऐसा, आप बड़ी सी बड़ी चीज को मतलब कहते सुरसुरी हवाई, चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वाड बना तो आपके मित्र चाइना ने बोल दिया एरीना ऑफ ग्लैडिएटर्स। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, उन्हें हवाई नहीं लगी। फिर I2U2 बना, उन्हें हवाई नहीं लगा। राइट, तो दुनिया में अभी एक और डेवलपमेंट मुझे ध्यान नहीं रही, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई दुनिया में, उन्हें तब पता नहीं लगा। कोई बात नहीं, ये सब चाइना के साथ होता रहता है। देखिए I2U2 जो चीमा साहब, पहले इसमें समझने की बात है, एक ऐसा फोरम है जहां हिंदू, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियन साथ है। जबकि इंडिया तो सबको ही रिप्रेजेंट करता है, पर मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूँ। तो हिंदू हम हो गए, मुसलमान यूएई में आ गए, क्रिश्चियन हो गए और यहूदी हो गए। पैसा एक फोरम है जहां चारों दुनिया के बड़े रिलीजन, इसमें एक अलायंस है। पहले ऐसा अलायंस नहीं होता था, दो रिलीजन का एक रिलीजन का होता था, पर ऐसा चार बड़े रिलीजनों का एक साथ आना और अलायंस करना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज एन टाइम व्हेन इंडिया हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट। इससे पहले मिडिल ईस्ट में हमेशा प्लेयर रहा है यूएसए शुरू से, उसके बाद यूके और फ्रांस रहे। इंडिया हैज रिप्लेस्ड यूके एंड फ्रांस हैज बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन मिडिल ईस्ट, और इसको मानने वाला कोई और नहीं बल्कि यूएई है। और मैंने आपको बोला था, हमने पहले यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना, आपको पता है 10 साल में 300 बिलियन का ट्रेड करना। नंबर 3 ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा यूएई आज के डेट में, नंबर 3। तो अब इजराइल के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत पुराने जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। यूएई हो गया, इजराइल हो गया, यूएस तो खैर है ही। अब यूएस को ये लग रहा है और दुनिया को ये लग रहा है, अगर मिडिल ईस्ट में कोई डोमिनेटिंग पावर चाहिए, वो है इंडिया। तो इंडिया का स्टेटस अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल हो गया। पहले इंडो पैसिफिक की बात कर, पहले आपको याद होगा तो एक टाइम में सार्क की बात होती थी, फिर हो गया एशिया पैसिफिक, फिर हो गया साउथ एशिया, फिर हो गया इंडो पैसिफिक, अब हो गया ग्लोबल। इट इज द एलिवेशन ऑफ इंडिया टू अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल प्लेयर। तो वहां I2U2 में इंडिया का आना और पूरे मिडिल ईस्ट का मानना, अमेरिका का मानना, फ्रांस का मानना, और यूके और फ्रांस की टांग ना अड़ाना, इसराइल का मानना, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सो इंडिया हैज एलिवेटेड इट्स स्टैचर इन द मिडिल ईस्ट। अब इंडिया का यहाँ रोल क्या, काफी लोग का ये माना था चीमा साहब कि ये जो I2U2 है इट इज अगेंस्ट ईरान। पर आपका शो या कोई और शो था, मैंने कहा अगर अगेंस्ट ईरान होता तो हमें तो फिर लेते नहीं, हमारे ईरान से बड़े अच्छे रिलेशन है, ईरान के अगेंस्ट है नहीं ये। पीछे ईरान को ये भी पता है, छबहार पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी चीजों पे यूएस के सैंक्शन लगते। छबहार पोर्ट एक ऐसी एक्सेप्शन है जिसपे यूएस ने सैंक्शन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमारे कारण नहीं लगाया। तो अगर आप पूरे मिडिल ईस्ट की परिकल्पना करें, तो अगर इसमें इजराइल आ जाता, और पीछे मुझे लगता है यूएई ने कहा, इन सऊदीज ने भी कहा हमें जी इजराइल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया। ठीक है, अगर ये चीजें हो जाती, जो मिडिल ईस्ट में शुरू से टर्मोइल बना आ रहा, मिडिल ईस्ट स्टेबल हो जाता है, हमारा एशिया यहाँ स्टेबल हो जाता है, यूएस वहां स्टेबल है ही, एशियन कॉन्टिनेंट में थोड़ी दिक्कत है, वो स्टेबल हो जाएगी। तो सब मिलके एक अफ्रीका में जो गरीबी है, जो भुखमरी है, जो वहाँ हालत खराब है, उस पर दुनिया का अटेंशन जा सकता है। अगर ये छोटे मोटे मसले हमारे आपस में निपट जाए, तो हम अफ्रीका या जहां जरूरत, दुनिया में जरूरत है, वहां मदद कर सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। और एज इंडिया वी आर कमिटेड फॉर डू दिस, हम तो कमिटेड है। और मजे की बात यह है चीमा साहब, अब दुनिया इस रोल को मानती है, पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है और एक्नॉलेज करती है। आप देखिए I2U2 बनने से किसी भी इस्लामिक कंट्री ने, कहीं भी इस्लामिक वर्ल्ड में इसका कोई विरोध, कोई प्रतिक्रिया या कोई मतलब वो हम जो हिंदी में टिप्पणी, मतलब विच इज अ कमेंट एंड अपोजिट कमेंट नहीं आया।
तो इसका मतलब है कि इंडिया का स्टैचर एलिवेशन बढ़ रहा है. इंडिया इज टेकिंग द रोल ऑफ अ रिस्पांसिबल ग्लोबल प्लेयर विद एवरी पासिंग डे एंड द स्टैचर इज इंक्रीजिंग. तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे अब दुनिया में ताबड़तोड़ ग्रुप बनते जा रहे हैं और अमेरिका इन ग्रुप्स को बना रहा है. पहले उसने क्वाड बनाया, फिर ऑकस बनाया और फिर अब उसने I2U2 बना दिया है. इन तीनों बड़े ग्रुपों में से 2 ग्रुपों में भारत शामिल है क्योंकि भारत की ज़रूरत अब अमेरिका को कहीं ज़्यादा है. यही कारण है कि दोस्तों भारत ने रशिया का ओपनली सपोर्ट किया यूक्रेन रशिया वॉर में. उसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि दोस्तों भारत का स्टैंड अपनी जगह बिल्कुल सही था. भाई वो उन दोनों की जंग में 70-80 साल पुराने जो रशिया से रिश्ते वो क्यों बिगाड़े. उसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत को मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी भूमिका देते हुए भारत को इजराइल के साथ में I2 और खुद UAE के साथ में शामिल होते हुए चारों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए I2U2 एक अलग सा मिडिल ईस्ट में ग्रुप बनाया है. अब दोस्तों हालांकि सऊदी ने ये ग्रुप इसलिए बनाया है क्योंकि अब सऊदी की जो इकोनॉमिक है, जो तेल के ऊपर डिपेंडेंट थी, अब वो धीरे धीरे बदलेगी क्योंकि दुनिया अब तेल को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों पे जाएगी और तेल भी अब सऊदी का पूरे जो अरब पेनिनसुला है उसमें अब वो ख़त्म होगा. तो इसके जवाब में सऊदी और UAE जैसे बड़े जो बिलियंस ऑफ डॉलर जिनकी इकोनॉमी है उनके पास अब आगे का कुछ फ्यूचर अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि उनके यहाँ ज़मीन भी पूरी की पूरी बंजर है, वहाँ कुछ उग भी नहीं सकता है. तो इन मिडिल ईस्ट के जो ये भारी देश है इनको अब आगे के फ्यूचर की जो टेंशन है वो सता रही कि आगे फ्यूचर में क्या होगा जब तेल बिकना बंद हो जाएगा. यही कारण है कि भारत अगर इस ग्रुप में शामिल हुआ तो किसी भी और दूसरे देशों ने, जॉर्डन ने, ओमान ने या फिर यहाँ तक कि ईरान ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है. जाहिर है भारत ने ईरान को भी इस मसले पर कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि ये आपके खिलाफ नहीं है. पर फिर ये ग्रुप आखिर है क्या. पर दोस्तों अगर देखा जाए इस ग्रुप का डीपली मतलब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है क्योंकि ईरान सऊदी अरब से ज़्यादा इस वक्त फौज में ज़्यादा ताकतवर है प्रोफेशनल रूप से. भले ही सऊदी अरब के पास में पावरफुल वेपन्स हो लेकिन सऊदी की जो आर्मी है वो इतनी पावरफुल आर्मी नहीं है ईरान की तुलना में. और ईरान का जो दखल है वो सऊदीज़ में और उसके नीचे जो हुतीज़ हैं और जो यमन है वहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है. तो ऐसे में इन सऊदी और UAE को जो इस वक्त जो राजशाही से चले आ रहे देश हैं इनको कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि ईरान में जैसी इस्लामिक क्रांति हुई तो कहीं सऊदी में भी वो इस्लामिक क्रांति ना हो जाए जिसमें वहाँ के जो राजा हैं, बादशाह हैं, उनको सऊदी छोड़कर भागना पड़े. तो यही कारण है कि दोस्तों अरब देशों ने भारत को साथ मिलाकर और अमेरिका के कहने पर ये नया ग्रुप बनाया है. पर इस ग्रुप का कहीं ना कहीं दोस्तों सीधा मतलब है ईरान को कंट्रोल करना भी इस ग्रुप का मतलब है. पर उसके बावजूद भी ईरान भारत के खिलाफ इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि ईरान भी दोस्तों पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहता क्योंकि अब सब देशों ने श्रीलंका का हाल देख ही लिया है. ऐसे में ईरान भी चूंकि भारत अमेरिका से बोल के जैसा सुमित भाई ने बोला कि चाहबार पोर्ट पे अमेरिका ने अब तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है क्योंकि अगर उस पर प्रतिबंध लगता है तो फिर अफ़गानिस्तान पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंडर में चला जाएगा और पाकिस्तान फिर वहाँ कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी दूसरे मुल्कों के खिलाफ. यही कारण है कि अफ़गानिस्तान तक रास्ता जाने के लिए और दूसरे सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाने के लिए और इस पूरे हिस्से में चीन को काउंटर करने के लिए भी चाहबार पोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत की जो डिप्लोमेसी है वो इस वक्त बहुत ही अच्छी चल रही है. भारत ने इस वक्त श्रीलंका में भी श्रीलंका के लोगों का साथ दिया है. वहाँ का जो भ्रष्ट राष्ट्रपति था और उनका जो पूरा भ्रष्ट परिवार था उनको भारत ने कोई सपोर्ट नहीं किया है क्योंकि वो बिल्कुल चाइना के पिछल्लू बनते हुए भारत के खिलाफ काम कर रहे थे. जय हिंद दोस्तों, जय भारत.